नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में डिस्कस करने वाले आर्टिकल्स हैं नहीं, वो सारे आर्टिकल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फ्रीबीज का आर्टिकल है, काफ़ी बार आ चुका है। यूएस की पॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल है, किसी काम का नहीं है। तो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे दूसरे न्यूज़पेपर से। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि अभी विभिन्न राज्यों में इतनी ज़्यादा पावर शॉर्टेज क्यों हो रही है, इतने पावर कट्स क्यों लग रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो प्रिंट का डिस्कस करेंगे। इंडिया को क्या अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज लाने की आवश्यकता है, क्या इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को चेंज करने की आवश्यकता है। दोनों साइड के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट है बान की मून का। ये पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, अब नहीं है। इन्होंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज इज सिंपली द ग्रेटेस्ट कलेक्टिव चैलेंज वी फेस एज ह्यूमन फैमिली। एज ए ह्यूमन फैमिली मतलब वर्ल्ड में जितने भी इंसान रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, कलेक्टिवली देखो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है ना, उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबको प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है, दूसरे देश के लोगों को नहीं। हाँ, ऐसा बेशक हो सकता है कि कोई देश ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, कोई देश कम वल्नरेबल है, लेकिन आज नहीं तो कल क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट की जो आंच है वो हर देश के हर नागरिक तक पहुंचेगी। तो ये ऐसा इशू है जिसको वर्ल्ड के सभी लोगों को मिल के टैकल करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। तो ये पूरा कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के पावर सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट तो देखो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी इस सिचुएशन से गुजर ही रहे होंगे। क्योंकि विभिन्न राज्यों में ना आज के समय में पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा लगने लगे हैं। रीजंस क्या हैं? रीजंस जानने से पहले हम पिछले साल की सिचुएशन जानते हैं। पिछले साल आपको याद होगा अक्टूबर में कोविड की सेकेंड वेव के बाद एकदम से लॉकडाउन खुले थे ना, तो पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय कोल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा उपलब्ध हो रहा था और काफ़ी सारे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई थी। लेकिन अब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद हम देखो फिर से 1 के स्केयर वाली सिचुएशन पर हैं। 1 का आप स्केयर करोगे तो क्या आएगा? 1, यानी 6 महीने बाद भी हम कोल की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं फिर से। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, एक तो यूक्रेन वार जो चल रहा है ना, इसकी वजह से कोल की शॉर्टेज है। कोल हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिकली हम काफ़ी कम कोल प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादातर जो हम कोल की कंजम्पशन करते हैं वो इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। एक तो ये रीज़न है। और दूसरा, आपने भी महसूस किया कि मार्च में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस साल देखने को मिला है। मार्च में गर्मी एकदम ज़्यादा बढ़ गई, तो एयर कंडीशनर्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत और ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई कम हो गई। तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की भारी कमी। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऐसी सिचुएशन में उनके सामने ना 2 ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। या तो वो महंगी बिजली खरीद लें। पहले मान लीजिए 4 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीद रहे थे, अब 12 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीद लें। लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑलरेडी घाटे में चल रही होती हैं। उसके भी रीजंस हैं जो आगे आर्टिकल में आएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्यों घाटे में चलती हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन डिस्कॉम्स के पास ये होता है, महंगी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम कर दो, कम खरीदो और सप्लाई कम कर दो। सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर तौर पर कंज्यूमर्स को कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और वही सिचुएशन आज के समय में कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, कई सारे देशों में ये सिचुएशन है। और देखो, बिजली अगर कम उपलब्ध होगी ना, कल परसों ही हमने आर्टिकल डिस्कस किया था साउथ एशिया में पावर सिक्योरिटी से संबंधित। अगर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं होगी तो कितना नुकसान होगा, इकोनॉमी को तो लॉस होगा ही। पाकिस्तान का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी लॉस हुआ है पावर शॉर्टेजेस की वजह से। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, एजुकेशन सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। बिजली अगर नहीं होगी तो बहुत नुकसान होगा। ये बात मतलब इसके लिए आर्गुमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट अपने आप में क्लियर है। वैसे तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं
इन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, जैसे जो कैप्टिव माइंस होती हैं, कैप्टिव माइंस मतलब देखो जैसे सेल है, अब सेल कंपनी स्टील को प्रोड्यूस करती है, इसके लिए कोयले की आवश्यकता है, तो सेल ने ना खुद से ही एक माइन ले रखी है लीज पर, ताकि उस माइन से कोयल को निकाले और उस कोयल की सहायता से बिजली प्रोड्यूस करें और उस बिजली से स्टील की प्रोडक्शन हो। तो ये जो माइन है ना, सेल ने लीज पर ले रखी है अपने ही यूज के लिए, तो इसे बोलेंगे कैप्टिव माइन। मतलब बहुत सारी कंपनीज को ना बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो कोल माइन लीज पर ले लेते हैं और उससे जो कोयला मिलता है उसे वो सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, किसी को बेचते नहीं है। तो ऐसी माइंस को बोलेंगे कैप्टिव माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ना डायरेक्शन दी है विभिन्न कंपनीज को कि आप अपनी अपनी कैप्टिव माइंस में ना कोल की जो प्रोडक्शन है ना वो मैक्सिमम पे लेके आइए। आपको नहीं भी जरूरत है तो कोई बात नहीं, आपसे हम खरीद लेंगे या फिर दूसरी कोल कंपनीज खरीद लेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह भी इंश्योर किया है, डायरेक्शंस दी हैं कि अभी कोल जो है ना दूसरे नॉन पावर सेक्टर्स को कम जाए, मतलब जितना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है उतना ही जाए, बाकी ज़्यादातर जो कोल है ना सिर्फ पावर सेक्टर को जाए, ऐसी कोशिश की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। सबसे लास्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होता है ना उस पर एक लिमिट लगा दी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कि 12 यूनिट से ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं बेच सकते। तो ये कुछ स्टेप्स लिए हैं। क्वेश्चन उठता है क्या ये सफिशिएंट है? आंसर है नो, नहीं सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए राइटर अब कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो जो कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स है ना उनका आप ठीक से यूज करो। ठीक से यूज करने का मतलब क्या है? राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में 200 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कोल से प्रोड्यूस होती है, जिसमें से 70% तो देखो पुराने जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है ना उनसे प्रोड्यूस होती है, और जबकि नए एफिशिएंट कोल से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना वो तो खाली हैं, मतलब बंद पड़े हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नए कोल से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना या तो उनको कोयला नहीं उपलब्ध हो रहा है या फिर उनको एग्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो कोयला से बिजली तो प्रोड्यूस कर दें लेकिन उसको परचेज करने के लिए उनके पास एग्रीमेंट्स नहीं है, मतलब मार्केट नहीं है। तो राइटर कहते हैं अरे भैया आप ठीक से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करो ना। नए थर्मल पावर प्लांट्स का आप इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेंगे, वो कम एमिशन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप, स्मार्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। देखो जो डिस्कॉम्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनको ना एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एडवांस टूल्स मतलब जिनकी सहायता से ना पहले से प्रेडिक्ट किया जा सके कि हाँ आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो सकती है। कुछ ही डिस्कॉम्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट संबंधित डिसीजंस लेना स्टार्ट किया है पहले से। अदरवाइज देखो ज्यादातर जो डिस्कॉम्स है ना ध्यान नहीं देती, मॉनिटरिंग नहीं करती सिचुएशन को। जब एकदम पानी जो है सर से ऊपर हो जाता है ना तब जाके उनकी आंखें खुलती है कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को क्या करेंगे, चलो कट मारते हैं। तो अच्छा तो ये होगा ना आपके पास एडवांस टूल्स हैं जिसकी सहायता से आप पहले से प्रेडिक्ट करके रखो। और देखो इनको इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता डिस्कॉम्स को वैसे, क्योंकि जितनी पावर ये खरीदते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज, उनमें से 90% इलेक्ट्रिसिटी तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आती है। मतलब पूरा साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर 2 साल का या फिर 3 साल का कि इतने रुपए में हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, तो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हो गया। तो फिर इनको ज़्यादा ना इंटरेस्ट नहीं रहता। इनको पता है बिजली आनी है इतनी और सप्लाई करनी है जहां पे इनका सप्लाई करने का काम है। अगर डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी के दाम ऊपर नीचे होना तो इनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ सस्ती इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है, और बाद में रेट जो है कंज्यूमर्स को अपने हिसाब से दिए जा सकते हैं, मतलब लिमिट लगा के, ऐसा नहीं अंधाधुंध बढ़ा के। तो डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में रेट ऊपर नीचे होंगे। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से नहीं परचेज करेंगी, तब जाके इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, हमारे देश में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो डिस्कॉम्स हैं घाटे में चलती हैं। जैसे 2019-20 में जो इनका पूरा एग्रीगेट लॉस था ना डिस्कॉम्स का वो है 21%। ऐसा क्यों? देखो जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना जब घाटे में चलती है ना तो इनको इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से मिल नहीं पाती। कोल इंडिया जैसी जो कंपनीज हैं इनको
जल्दी से कॉल देने को तैयार नहीं होती। इनको लगता है यार ये पेमेंट तो टाइम पे देते नहीं है, खुद घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चलने की वजह से हमें पेमेंट टाइम पर देते नहीं है। बट ना, हमें जड़ में जाना चाहिए कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में चलती क्यों हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, कोई दुकानदार है, उसने कोई प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए पेन लिया, 3 रुपए का पेन लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, 1 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ दिया और कंज्यूमर को बेच रहा है 4 रुपए में। समझ गए? अब देखो, 2 कंज्यूमर तो ले गए 4-4 रुपए में, नगद दे दिया, लेकिन तीसरा जो कंज्यूमर था ना, उसने कहा कि मैं दूंगा, अभी उधार दे दो, तो वो उधार में ले गया, लेकिन उसने कभी पैसे दिए ही नहीं, बाद में उसने मना कर दिया। तो अब बताओ, दुकानदार को नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ? जाहिर तौर पे नुकसान हुआ। 2 पेन तो उसने नगद पे बेच दिए, जिससे 1-1 रुपए का उसको फायदा हो गया, लेकिन तीसरा बंदा जो उधार में ले गया था उसने पैसे दिए ही नहीं, तो 3 रुपए का नुकसान हो गया। तो नेट ओवरऑल जो नुकसान हुआ दुकानदार को वो हुआ 1 रुपया। डिस्कॉम के साथ यही होता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ना बिल भरते नहीं हैं। खास करके आपने देखा होगा, गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, पुलिस स्टेशन में ऐसे ही बिजली चलती रहती है, इतना बिल बकाया हो जाता है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल भरते ही नहीं है। अब बिल ये भरते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे जा रहे हैं। डिस्कॉम्स की भी कई बार इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि हाँ उनका कनेक्शन काट दे। ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से डिस्कॉम्स घाटे में रहती हैं। और भी रीजन्स हैं, जैसे लीकेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं सप्लाई में। जैसे जो परचेज की डिस्कॉम्स ने इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए 100 मेगावाट, लेकिन सप्लाई करते करते 80 मेगावाट की सप्लाई हो पाई और 20% जो लॉस हो गया उसका, लोगों ने बीच में चोरी कर ली या फिर टेक्निकली भी लॉस हो जाता है कई बारी। इस वजह से भरपूर जो उन्होंने परचेज किया था ना, उसको फुली वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसलिए भी वो घाटे में आ जाते हैं। तो आवश्यकता क्या है, कैसे इस चीज़ को एड्रेस करें? इसके लिए देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटर्स है ना, उनको पावर दी जा सकती है ज़्यादा। जैसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसी प्रकार से नेशनल लेवल पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। इनको ज़्यादा पावर दी जाए कि ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई चेन है ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, पूरी सप्लाई चेन में पेमेंट संबंधित डिसिप्लिन लेकर आए कि कंज्यूमर्स अपना जो बिल है वो टाइम पे करें, और कॉल वगैरह हैं वो भी बिजली दें डिस्कॉम्स को, मतलब पूरा पेमेंट डिसिप्लिन वो लेके आए। तब जाके जो डिस्कॉम्स हैं उनको जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेंगी और उनका जो घाटा है वो कम होगा। एक बार मैं ये मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। हाँ, तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो देश की ना डेवलपमेंट की एस्पायरेशंस काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में हमारी जो पावर डिमांड है वो बढ़ेगी ही। कल परसों हमने वो आर्टिकल जो डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। तो ये जो सिचुएशन आज हम फेस कर रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन तो फिर से भी आ सकती है। तो हमें ना अपनी पावर सेक्टर के लिए ना एक रिजिलियंस डेवलप करना होगा। रिजिलियंस मतलब जब जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबाते हो ना तो स्प्रिंग नीचे जाता है लेकिन फिर से ऊपर आ जाता है। तो रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप घुटने नहीं टेकते, रिकवर कर जाते हो। यानी सिचुएशन खराब है, आपको नहीं मिल पा रहा है कोल, लेकिन फिर भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया सिचुएशन को और जनता तक उसकी आंच नहीं आने दी और इंडस्ट्रीज तक उसकी आंच नहीं आने दी। ये मतलब होता है रिजिलियंस का। जैसे, और रिजिलियंस का मतलब आपको नहीं पता होगा तो वैसे किसको होगा। रिजिलियंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूपीएससी एस्पायरेंट्स, यानी आप लोग। बताने की जरूरत नहीं है क्यों। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, न्यूक्लियर वेपन्स का ना जिक्र आज के समय में काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की धमकी दी थी इनडायरेक्टली। इसी बीच द प्रिंट पोर्टल पर ना भारत कर्नाड ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन है ना, ये खराब है। इंडिया को अब अपना डॉक्ट्रिन चेंज करके फर्स्ट यूज वाला कर लेना चाहिए। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन क्या कहता है इंडिया का? ये डॉक्ट्रिन कहता है कि देखो, इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी देश ने इंडिया के अगेंस्ट किया तो इंडिया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट वार करें न्यूक्लियर वेपन्स का। यह है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी सिंपल भाषा में। और भारत कर्नाड ये कहते हैं
कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी कोई काम की नहीं है, फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन आप अपनाओ। क्यों? भारत कर्नाड बोलते हैं देखो आपकी लड़ाई चाइना के साथ में है और चाइना आपसे देखो ज़्यादा पावरफुल है। बात कड़वी हो बेशक लेकिन फैक्ट है। जब आप अपनी पावर को सही ढंग से आंकोगे तभी आप दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो। चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पावर एसिमेट्री जो है, पावर इनइक्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है चाइना और इंडिया के बीच में। एक चीज़ आपने वैसे देखी, जब इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस क्रिएट हुई थी ना, तो चाइना का जो पोर्टल है ग्लोबल टाइम्स, स्टेट एफिलेटेड मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स पे ना काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल छपे थे जिसमें कंपैरिजन किया गया था इंडिया और चाइना की फोर्सेस का। मतलब वो जो आर्टिकल थे ना, एक प्रकार से इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए थे, डराने के लिए थे कि देखो आपके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने टैंक हैं, आपके पास इतने एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, आपके पास ये मिसाइल्स हैं। मतलब कंपैरिजन इस प्रकार से शो किया गया था कि इंडिया की पावर चाइना से काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी अगर सिंपल कन्वेंशनल वार होगा ना, जैसे यूक्रेन और रशिया का अभी चल रहा है, तो इंडिया बुरी तरह से हार जाएगा। ऐसे वो आर्टिकल्स थे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं देखो चाइना को पता है अगर हमने कन्वेंशनल वारफेयर में इंडिया को हरा भी दिया तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में भी, हारने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी अपना रखी है। क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे, हम तो कन्वेंशनल वारफेयर में ही जो टैंक टूंक लेके आएंगे उसमें ही हम काफी भारी पड़ेंगे इंडिया के ऊपर, तो हम क्यों न्यूक्लियर वेपन का यूज करें? हम पहले यूज करेंगे नहीं, और इंडिया की तो पॉलिसी भी यही है नो फर्स्ट यूज की, तो हम इंडिया को बुरी तरह से हरा देंगे। लेकिन देखो अब आप ना पाकिस्तान का आइडिया देखिए, पाकिस्तान का, नॉर्थ कोरिया का। पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को पता है कन्वेंशनल वारफेयर होगा तो हम इंडिया से हार जाएंगे। तो पाकिस्तान तो सीधी धमकी देता है कि भैया आप हमसे कन्वेंशनल वारफेयर करोगे तो हम तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई बंदिश नहीं है, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो अपने इस स्टेटमेंट देके ना पाकिस्तान इंडिया को डराने की कोशिश करता है। हालांकि इंडिया डरता नहीं है। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने विमान भेजे पाकिस्तान की टेरिटरी में, जाके वो बम गिरा के आए। तो कहने का मतलब ये है काफी सालों तक इंडिया को लगा कि दोनों देशों में अगर वार होगा तो वो न्यूक्लियर वार में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो साफ बोलता है कि अगर को किसी भी प्रकार का युद्ध इंडिया ने छेड़ा तो हम न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं, ये वार न्यूक्लियर वार में तब्दील हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर ड्रामा करता है पाकिस्तान हमेशा। बट इंडिया ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ड्रामे को ध्वस्त कर दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक में। इंडिया डरा नहीं, सीधा इंडिया ने अपने विमान भेज दिए। करना हो तो करो आप युद्ध स्टार्ट, हम टेररिज्म को सहन नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक बात है, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान कम पावरफुल है ना, उसको पाकिस्तान कंपनसेट करने की कोशिश करता है न्यूक्लियर वार की धमकी से। तो उसी प्रकार से इंडिया चाइना से थोड़ा कम पावरफुल है, तो इंडिया को भी ये चेता देना चाहिए चाइना को कि देखो ऐसा नहीं है, अगर आपने हमें कन्वेंशनल वारफेयर में हरा भी दिया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बोल के जैसे पाकिस्तान इंडिया में थोड़ा तो डर पैदा कर देता है ना, तो इंडिया भी चाइना में थोड़ा तो डर पैदा कर देगा ना। चाइना 20 बार सोचेगा इंडिया के खिलाफ कन्वेंशनल वार स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसको पता है ये कन्वेंशनल वार न्यूक्लियर वार में तब्दील हो सकता है जिससे हमको भी नुकसान होगा। तो चाइना युद्ध करेगा नहीं। लेकिन इंडिया तो महान है, इंडिया तो बड़ी बड़ी बातें बोल देता है कि नहीं हम पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे नहीं चाइना के अगेंस्ट। वैसे देखो यहां पर ना एंगल एक और भी है। शुरुआत में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे ना, उससे 100 ज्यादा गुना या फिर यूं कहें 1000 गुना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए यूएसए और यूएसएसआर ने। आज के समय में मतलब सभी देशों के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एज कंपेरिजन टू दोज वेपन्स जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तो इनका यूज होगा, ये तो इसकी संभावना तो देखो ना के बराबर है। इनका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो देश इनका इस्तेमाल करेगा इसकी आंच उस देश तक भी आएगी, पूरा वर्ल्ड तबाही की ओर आगे जाएगा अगर इन वेपन का गलती से भी इस्तेमाल हो गया। लेकिन आज के समय में ना विभिन्न देशों के पास में ना लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी उपलब्ध हैं। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स जिनका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल लिमिटेड एरिया में होता है। जैसे इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहता है हमारी
फोर्सेस की तैनाती, फोर्सेस की कंपोजिशन इस प्रकार से होनी चाहिए, आदेश मिलने पर जल्दी से वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाएं और एक बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लें। ये है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। तो पाकिस्तान कहता है कि अगर आपने अपने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट किया तो हम लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी जो मिलिट्री बिल्डिंग्स है ना उनके ऊपर। ये पाकिस्तान की धमकी है। वैसे देखो, जब ये यूएसए और यूएसएसआर के अगेंस्ट बीच में लड़ाई चल रही थी ना, तो इनको भी पता था कि बड़े न्यूक्लियर वेपन्स का तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने भी ना छोटे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए जिनका इस्तेमाल होने की संभावना है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये बिना बार बार लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते हैं कि हम ये वेपन्स इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमारी सोवरेनिटी पर कोई आंच आई, मतलब हमारे खिलाफ किसी ने युद्ध छेड़ा तो। और ये धमकी इनकी कई बार काम भी करती है। जैसे नॉर्थ कोरिया का एक एग्जांपल लीजिए आप। नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएसए ने कभी अटैक नहीं किया, इराक के ऊपर कर दिया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये इन्होंने बोला है कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है भैया फर्स्ट यूज की, आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो सीधा हम मिसाइल छोड़ेंगे जहां तक हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखो, आज के आर्टिकल में ना राइटर अब अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं चेंज करनी चाहिए। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है, देखो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो यूटिलिटी है ना बहुत कम है। जैसे आप रशिया का एग्जांपल लीजिए, रशिया युद्ध हार रहा है धीरे धीरे यूक्रेन में। हारने का मतलब देखो ये है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उसने युद्ध लॉन्च किया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा है, टाइम काफी ज्यादा जा रहा है, सैंक्शंस लग चुके हैं, आइसोलेट हो चुका है, इकोनॉमिक लॉस काफी ज्यादा हो रहा है। तो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना कोई काम नहीं आए। वेस्ट जो है लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स क्या काम आए आप बताइए? कोई काम नहीं आ रहे। और भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे देखो, चाइना के साथ हमारा जब कन्फ्लिक्ट हुआ ना गलवान में, उसके बाद आपको याद होगा अगस्त के बिल्कुल लास्ट में कैलाश रेंज में इंडियन आर्मी ने जल्दी से कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तभी तो बातचीत करने को तैयार हुआ था चाइना, अदरवाइज चाइना तो बात करने को ही तैयार नहीं था। तो हमने आर्म्ड फोर्सेस को अच्छे से डिप्लॉय किया। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं युद्ध में। और जो लोग ये बात बोलते हैं ना, मतलब जो लोग ये बात बोलते हैं कि लिमिटेड न्यूक्लियर वार हो सकता है, यानी लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, भैया एक बार किसी ने लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया ना तो दूसरा देश लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये छोटा न्यूक्लियर वार यानी लिमिटेड न्यूक्लियर वार कब फुल स्केल न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, अगर इंडिया की पावर चाइना की मिलिट्री पावर से कम है ना, तो इसके लिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ना अपनी कन्वेंशनल पावर को मजबूत बनाना होगा, आपको अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अनेकों ढंग से। मतलब ये किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं कैसे इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है मिलिट्री टर्म्स में। इंडिया अभी ना हर मायने में चाइना से पीछे है, जैसे साइबर वारफेयर में, स्पेस वारफेयर में, इवन इंफॉर्मेशनल वारफेयर में भी। जैसे गलवान की घटना हुई, चाइना ने कितनी सारी वीडियोस रिलीज कर दी उस घटना की, इंडिया की तरफ से भी रिलीज हुई लेकिन कम हुई। पाकिस्तान के साथ भी जब हमारी टेंशन्स होती है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वारफेयर में इंडिया से आगे है। तो इंडिया को ना अपनी कन्वेंशनल वारफेयर की जो कैपेबिलिटी है ना उसे मजबूत बनाना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।